हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को। एंड हम लोग यहाँ पे लास्ट लेक्चर्स में देख चुके थे कि हमने 2013 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को किया था एनालिसिस। तो आइए चलो आज के वीडियो में हम फॉलो करेंगे 2014 के यूपीएससी के पॉलिटी क्वेश्चंस को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गुजराती, कन्नड़ एंड तेलुगु, विच ऑफ द अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से आप देखिए, सबसे पहली चीज कि उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लियर? एंड ये 2014 का क्वेश्चन है। अब 2014 में क्वेश्चन क्यों आया तो देखने जाओ, अगर मैं इसको करंट अफेयर के साथ अगर लिंक करता हूँ। क्लियर? सो 2014 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडिया को डिक्लेयर किया था एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। क्लियर फ्रेंड्स? एंड दैट्स व्हाई क्लासिकल लैंग्वेज वाज इन न्यूज। एंड अगर आप देखने जाओ क्लासिकल लैंग्वेज का जो आपका शेड्यूल है, राइट, वो कौन सा शेड्यूल है आपका? कैन एनीवन टेल मी कि विच आर द बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री? क्लियर? सो उसमें आप देखने जाओ, गुजराती इज नॉट द लैंग्वेज। याद रखना कि इंडिया के अंदर 11 क्लासिकल लैंग्वेज थी 2014 तक। एंड हमारी एग्जाम के लिए ये टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अक्टूबर 2024 गवर्नमेंट ने 5 मोर लैंग्वेजेस को यहां पे ऐड किया है इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस लिस्ट, राइट। एंड दैट्स वाई अगर देखना चाहो पीवाईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, तो ये टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि अक्टूबर 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने 5 और लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड की है। ओके, एंड देखना जाओ तो यहाँ पे गुजराती इज नॉट द लैंग्वेज, यहाँ भी कन्नड़ एंड तेलुगु है। इसका आंसर आता है सी। एंड अगर मैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलता है इन द 8th शेड्यूल। क्लियर? एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या है वो क्राइटेरिया? सबसे पहले वो ये कहता है कि ये जो लैंग्वेज होनी है जो है उसका 1500 से 2000 साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, इसका डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके ओरिजिनल लिटरेरी सोर्सेज होने चाहिए। क्लियर? सो ये सारे कुछ यहाँ पे मतलब क्राइटेरिया है टू डिक्लेयर अ क्लासिकल लैंग्वेज। एंड जो भी पर्सन क्लासिकल लैंग्वेजेस में काम करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे 2 मेन अवार्ड्स भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। एक का यहाँ पे नाम है, आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, और दूसरे अवार्ड का नाम है महर्षि बद्रयान सम्मान अवार्ड। ये 2 अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है टू उसको देती है जिसने क्लासिकल लैंग्वेजेस में काम किया होता है। क्लियर? सो यहाँ पे आप देखना चाहो तो ये है इस पर्टिकुलर इस चीज़ का एनालिसिस। क्लियर? और इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने 2004 से ही की थी, क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करना। और इसका मेन पर्पस वही था कि जो भी हमारी मतलब रिच लैंग्वेजेस है या उनके टेक्स्ट है उसको प्रिजर्व करके हम रखें। क्लियर? और अभी इसलिए याद रखना कि अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट ने 5 मोर लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऐड किया है। कौन सी है 5 लैंग्वेज? ओके, सो अगर देखना जाओ, एक है मराठी, दूसरी है पाली, ओके, तीसरी यहाँ पे आपको बोल सकते हो कि प्राकृत है, फोर्थ है आपकी बंगाली, एंड आपकी फिफ्थ है आसामीज। क्लियर? तो ये जो 5 लैंग्वेजेस है वो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड किया है इन दिस 2020, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आई होप आपको इसका जो मतलब जो भी हमारा मतलब एनालिसिस पार्ट है वो आपको समझ आया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? अगर आप देखने जाओ लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सो कहना इसे कमिटी जो था, ये क्वेश्चन 2013 में भी फिर से रिपीट हुआ था।
ओके, और 2013 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो आप देख सकते हो कि ये थीम कैसे रिपीट हो रही है वो, क्लियर। और पूछा क्या गया है कि लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, चलिए देखते हैं कि कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। उसमें से आप देखने जाओ 15 आएंगे फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आता है फ्रॉम राज्यसभा। ओके, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, यस, इसके अंदर आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलता है और सारे के सारे आपके लोकसभा से ही आता है। सॉरी। तीसरा है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। वंस अगेन यहाँ पे आपके 22 मेंबर्स होंगे एंड सेम बाइफर्केशन 15 एंड 7। 15 विल बी कमिंग फ्रॉम लोकसभा एंड 7 विल बी कमिंग फ्रॉम राज्यसभा। एंड फोर्थ है कमिटी ऑन पिटिशंस, इसके अंदर आपके 10 मेंबर्स होते हैं। ओके, सो आप देखने जाओ तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी विच वी हैव। एंड इसका आप देख सकते हो कि इट इज़ अ रिपीटेशन, कमिटी जो है वो टॉपिक जो है वो फिर से रिपीट हुआ है। 13 में क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है शेड्यूल्स एंड रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। अगर आप देखने जाओ हमारे वहाँ यहाँ पे कितने शेड्यूल्स है टोटल, राइट? तो याद रखना कि टोटल वी हैव 12 शेड्यूल्स। एंड अगर इसको ट्रिक याद रखना हो, देयर इज अ वन न्यूमोनिक जिससे हम आप याद रख सकते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट? ये एक सिंपल ट्रिक है टू रिमेंबर द शेड्यूल्स इन अ क्रोनोलॉजी। सो देखने जाओ फर्स्ट शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बात करता है रिगार्डिंग टेरिटरीज। ई इज टॉकिंग अबाउट एमोल्यूमेंट्स, ए इज टॉकिंग अबाउट अफर्मेशंस एंड ओथ्स, आर इज रिगार्डिंग राज्यसभा। फिफ्थ एस जो है इट्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज, ओ इज रिगार्डिंग अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ इज रिगार्डिंग फेडरल प्रोविजंस, ओ इज रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, एल इज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स, डी इज रिगार्डिंग डिफेक्शन, पी स्टैंड्स फॉर पंचायत एंड एम स्टैंड्स फॉर म्यूनिसिपलिटीज। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, तो देख ले जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसमें आएगा आंसर आपका? 10 शेड्यूल, सिंपल, राइट? देखो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना वो मेरे हिसाब से ये वो लड्डू वाले क्वेश्चंस है ना, जहाँ पे कभी मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए। एंड यूपीएससी भी चाहता है कि यहाँ पे आप इजीली मार्क्स लेके जाओ 2 मार्क्स, क्लियर। सो दैट्स अ सिंपल ट्रिक हाउ टू रिमेंबर अ शेड्यूल। चलो ओके, in the constitution of India the promotion of international peace and security is included in which of the following? ओके, तो यहाँ पे देखने जाओ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, तो बट वैसे कि प्रीएम्बल में तो कभी आएगा नहीं क्योंकि प्रीएम्बल में हमारा क्या दिया गया है? फिलोसॉफी। ओके, एफडीएस के अंदर भी नहीं दिया गया है, ना ही ये 9th शेड्यूल है ना, क्योंकि 9th शेड्यूल हमने देखा कि वो क्या था, इट वाज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। आंसर इज डीपीएसपी, और इसका देखने जाओ इट्स आर्टिकल 51 of the DPSP, right? It talks about the promotion of international peace and security. Clear? बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड इट कम्स फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट्स। चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ प्लानिंग इन इंडिया। देखने जाओ प्लानिंग वाला टॉपिक 2013 में भी आ चुका है एंड वंस अगेन 2014 के अंदर भी ये टॉपिक वो लेके आ रहा है। सो यू कैन सी कि ये टॉपिक्स रिपीट कर रहा है, थीम जो है वो रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्लानिंग के बारे में क्या है कि कौन कौन सी जो यहाँ पे बॉडीज है वो प्लानिंग के रिगार्डिंग पार्टिसिपेट करती है। ओके, चलिए सॉल्व करते कैसा होगा। पहला है फाइनेंस कमीशन, नाम से ही जाओ फाइनेंस कमीशन का प्लानिंग से क्या रिलेटेड है यार, क्योंकि
फाइनेंस कमीशन बेसिकली वो फंड कैसे होगा, किसका क्या बजट आएगा, क्या किसको कितना देना है, कहाँ पे कितना पैसा है, वो मतलब फाइनेंस के बारे में बात करेगी, नॉट विद द प्लानिंग। तो 1 तो डेफिनेटली नहीं आता, राइट। एंड जस्ट सी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ पहला ही मतलब किया, एंड यहाँ पे आपका एलिमिनेशन देख लो, यहाँ पे 1 है निकल गया, इधर 1 है निकल गया, यहाँ पे 1 है निकल गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कम टू आवर आंसर 2 and 5। सो कई बार लॉजिक से भी हमको पता हो या ना पता हो, राइट, आंसर क्या है, बट थ्रू बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड वी कैन कम टू आवर आंसर। सो यस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो तो आएगा ही। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं यार, वो बात करेगा रिगार्डिंग विलेजेस। अर्बन विल टॉकिंग अबाउट म्यूनसिपालिटीज एंड अर्बन एरियाज, एंड यस पार्लियामेंट आएगा, तो आंसर आएगा सी 2 and 5 ओनली। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक एलिमिनेशन से आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आप देखने जाओ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका डेडिकेटेड क्वेश्चन था इन 2013, और यहाँ पे ये फिर से आया इन 2014। सो देखिए आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पिछले साल के, वो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, और हमको यहाँ पे यही करना है एनालिसिस, क्वेश्चन एंड अलोंग विद देयर ऑप्शंस। क्लियर, चलिए ओके। फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, क्लियर। अब कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसको हम कहते हैं, राइट, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पावरफुल सिविल सर्वेंट। क्लियर। अब देखो पहला क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, राइट। तो यस कि एजेंडा क्या होगा कैबिनेट मीटिंग का। कैबिनेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब कि वो एक की छोटा सा ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो मतलब एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल करता है। ओके, फॉर इंस्टेंस की होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, या फिर हेल्थ मिनिस्टर, ये जो सारे मिनिस्टर्स है वो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट में, मतलब दे होल्ड द की पोर्टफोलियोज। सो अगर मतलब गवर्नमेंट को या मतलब प्राइम मिनिस्टर को कोई भी डिसीजन लेना है या डिस्कशन करना है, तो वो स्टार्टिंग में ऑलवेज वो कैबिनेट मीटिंग बुलवाते हैं, मतलब एक स्मॉल ग्रुप की मीटिंग, जहाँ पे वो एजेंडा मतलब वो रखेंगे टेबल पे, एंड बाद में दे विल बी लाइक कि क्या इसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है वो। क्लियर। सो दैट इज अ थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड अ कैबिनेट, मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा, फिर आप देखने जाओ कहीं ना कहीं, ओके, राइट, सेक्टेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटीज, यस, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। अब देखो यार सिंपल लॉजिक है, क्यों यहाँ पे अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब्जेक्ट ही अलग अलग है, तो क्यों ये पर्सन यहाँ पे मतलब अपने मतलब पैसा को करेगा एलोकेशन। क्योंकि अगर आप देखने जाओ, अगर पैसे को एलोकेट करना है तो यहाँ पे ये नहीं आता है, वो आएगा, राइट, वो आएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर। एंड इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी 1 and 2 ओनली। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो एक चीज याद रखना कि ये पर्सन जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। ओके, एंड दूसरा, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। क्लियर। तो ये दो एक फैक्ट भी याद रखना कि वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड इन इंडिया। क्लियर। तो ये है कहीं ना कि इसका एनालिसिस। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। वंस अगेन 2013 रिपीट हुआ है। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगर आप देखने जाओ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे सिंपल एक ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, कि हाँ कि गवर्नमेंट के पास एक एग्जीक्यूटिव पावर तो है, बट ये पावर जो है वो इट इज़ नॉट अनलिमिटेड इन नेचर, कि गवर्नमेंट को फंक्शन करना है लेकिन कुछ विद इन सर्टेन बाउंड्री, एंड दे कांट क्रॉस दैट बाउंड्री, राइट।
एंड इसलिए यहाँ पर देखने जाओ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक रूल ऑफ लॉ को भी प्रमोट करता है कि लॉ के दैट लॉ इज सुप्रीम, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, राइट। सो एक जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट की एक बाउंड्री सेट करेगा, एक इंडिविजुअल को तो मतलब वो लिबर्टी दे रहा है कि यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू हैव अ राइट टू वर्क, यू हैव अ राइट टू लाइफ, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। सो एक इंडिविजुअल को मतलब वो लिबर्टी दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि वो गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सो अब देखो क्या ये places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority। नहीं, वो restriction impose नहीं कर रहा है, वो हमको तो liberty दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखना जो पूछा क्या करेक्ट, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा। places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty, yes, and that is what we call constitutional government। तो आंसर इज बी, टू ओनली। क्लियर? सो दैट इज अ थिंग, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, 2013 का, ये रिपीटेड है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, राइट। सो पहले यहाँ पे देखो थीम क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। एंड यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर की, राइट, सो इट हैज अ टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर एंड सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर क्या होगा कि फॉर इंस्टेंस कि कोई भी अगर जो बिल गवर्नर के पास गया तो वो उसको रिजर्व कर सकता है फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ द या प्रेसिडेंट। दूसरा बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना हो, या फिर आप देखने जाओ कि अगर उसको मतलब एक एडिशनल ड्यूटी का चार्ज दिया गया है तो वहाँ के डिसीजंस लेना इंडिपेंडेंटली, या फिर कहना कि सीएम के पास से डेली गवर्नमेंट अफेयर्स की या इन्फॉर्मेशन सीख करना कि कैसे काम करने को आप रिपोर्ट करो। तो ये सब किस में आ जाएगा, इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। एंड ये दूसरा आपका आता है सिचुएशन। देखो सिचुएशनली मतलब सिचुएशन कुछ हो जाती है। तो पहला कि टू अपॉइंट अ सीएम, वो भी कब, लेकिन जब ऐसे कि कोई भी पार्टी अगर अपनी मेजोरिटी प्रूव ना कर सके, तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को अपनी मर्जी से सीएम अपॉइंट कर सकता है। हाँ, बाद में वो उनको बोलेंगे कि लेटर ऑन जाके आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए, राइट। दूसरा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, क्लियर, इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो सीईओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम, उनको डिसमिस भी कर सकता है, राइट। एंड कहना कि स्टेट असेंबली को वो डिसॉल्व भी कर सकता है। तो ये सब बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे वो आ जाता है रिगार्डिंग सिचुएशन, जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या डेली अफेयर्स को सीख करना वो सब किस में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर। सो आइए चलो पढ़ते कि क्या है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, यस ये तो आएगा। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर यार, क्योंकि यहाँ पे वो वही पर्सन को मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं जिसको सीएम एडवाइस करेगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, राइट, वैसे ही गवर्नर ऑल्सो वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? फिर देखिए रिजर्विंग द सर्टेन एरियाज, एंड देखो जस्ट मैंने यहाँ पे पहले दो क्वेश्चन देखा तो टू तो नहीं है, यस, एंड डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया 1 and 3 ओनली। क्लियर? तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड तो है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यस, तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं यार, रूल्स बनाने का काम जो है वो सीएम के पास होता है, राइट, इट इज नॉट विद द गवर्नर, राइट। तो ये आपका आंसर ये है, इसलिए आपका आंसर क्या है, 1 and 3 बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The president shall make the rules for the more convenient transactions of the business of the government of India and for the allocations among the ministers of the said business. और दूसरा है कि all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज याद रखो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट, वेरएस पीएम जो है,
prime minister, he is the head of the government. And in India, we have a parliamentary form of government, and parliamentary form of government में PM has more power as compared to president. तो मतलब गवर्नमेंट के जितने भी कामकाज होंगे कि किसको क्या फंड देना है या क्या मिनिस्ट्री देनी है, कैसे सरकार चलेगी, ये सारे डिसीशंस राइट पीएम लेता है, राइट। तो पहला क्या है कि प्रेसिडेंट शैल मेक द रूल्स, नहीं, इट विल बी पीएम हु विल मेक द रूल्स। एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोला देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस भले डिसीजन पीएम ले रहे, बट जहाँ पे मतलब हम लोग सारे डिसीजन लेते हैं इन द राइट अंडर द नेम ऑफ अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही राइट ही रिप्रेजेंट्स इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पे पीएम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखने जाओ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है ना, वो इंटरचेंज किया है नाम। तो आंसर आता है डी, नाइदर 1 and 2। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये ऐसे चलेगा। चलिए ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, वो पूछ रहे नो कॉन्फिडेंस मोशन पहला। तो देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन या इसको कहते हैं ना अविश्वास प्रस्ताव, वो होता क्या है कि अगर अपोजिशन को लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है दे डोंट हैव रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि उनके पास सरकार चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नहीं है, राइट। तो वो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है। क्लियर। इसको हम कहेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। और याद रखना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहाँ पे आप देखने जाओ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि आपको ये आर्टिकल में ये दिया गया अधिकार, नहीं, ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं है। एंड जनरली व्हाट इज अ रूल टू ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो पहला यहाँ पे की पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो कि कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर, राइट, वो यहाँ पे ये बिल ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। लेकिन यहाँ पे ये बिल लाने के लिए उसको कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। क्लियर। दूसरा, सपोर्ट तो ठीक है, अगर 50 मेंबर का सपोर्ट है तभी मतलब वो ये जो पर्टिकुलर नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे जैसे ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, क्लियर है। और एक चीज़ है कि ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है कि आपको यही टाइम पे लाना है या एक ही बार लाना, नहीं, आप इसको कभी भी ला सकते हो। क्लियर। और एक चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर ये नहीं आ सकता। क्लियर। एंड इसलिए आप देखने जाओ कि अगर हमको सरकार बनानी है तो हमारे वहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, एंड सरकार को लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। एंड इसलिए ये मोशन को आप लोकसभा के अंदर ही ला सकते हो। क्लियर है। एंड अगर ये मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। क्लियर। अगर ये पास होता है तो, एंड अगर ये मोशन फेल गया तो वहीं पे ये मोशन लैप्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये था रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। और याद रखना अभी तक इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं ये 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक आ चुका है, राइट। और इंडिया के अंदर पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 के अंदर आया था अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। सो ये एक ब्रीफ एनालिसिस है। ओके, मेरे को आप कमेंट करके ये बताना क्या अभी तक ऐसा एक भी मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो पास हुआ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिरी है, राइट, या गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा है। एंड इफ यस तो टेल मी द ईयर एंड द नेम ऑफ द पीएम। ओके, दैट विल बी योर होमवर्क।
चलिए, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर की, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स, कौन कौन से, देखो, अंडर इट्स विथ जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास राइट जो है वो 4 जुरिस्डिक्शन पावर है। पहला आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 143। एंड एडवाइजरी के अंदर ये होगा कि अगर कोई लीगल मैटर्स है एंड अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास से एडवाइस मांग सकते हैं कि भाई बताओ कि ये एक लीगल मैटर है, मेरे को इसमें आपका एक ओपिनियन चाहिए, राइट। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है तो उसको हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया गया डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो तो इसमें नहीं आ रहा है एडवाइस में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये तो नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा आपका आ रहा है अपीलाइट जुरिस्डिक्शन। अपीलाइट, गो बाय द नेम अपील, राइट, कि अगर मतलब कोई इंपॉर्टेंट केस लोअर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वो केस को अपीलाइट जुरिस्डिक्शन के थ्रू अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर। फॉर इंस्टेंस सालेखना वॉज अ प्रैक्टिस, राइट, इज द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन जैन। जब राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत यहाँ पे इंटरफियर करके उसको अपने अगेंस्ट वो केस को अपने पास ट्रांसफर कर दिया, ये कह के कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस मैटर है, सो आप रहने दो, ये पर्टिकुलर मैटर को मैं अभी हैंडल करूंगा। एंड अभी तक बाद में वो पर्टिकुलर जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे लगा है एंड अभी भी इसका जो वर्डिक्ट है वो पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? अपीलेट जुरिस्डिक्शन, राइट। बाद में आपका आता है रीट, तो रीट आपको देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 32, राइट। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी मतलब दी जाती है टू फॉर द अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट। एंड अब आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो हमें ये भी नहीं आएगा ना, ये आएगा। आंसर इज सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि कुछ ऐसे केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाएंगे, वो ना ही हाई कोर्ट में जाएंगे ना ही वो लोअर सेशन कोर्ट्स में जाएंगे। ऐसे केस या ऐसे मुद्दे जो मतलब डायरेक्टली राइट सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल पावर है, राइट, सुनने का डायरेक्टली। तो ऐसे कौन कौन से मसले हैं कि सपोज सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ हो, राइट, या फिर सेंटर एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड 2 और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, या फिर कोई 2 स्टेट के बीच का मसला हो। तो ये सारे मसले जो है ये आते हैं डायरेक्टली अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या पूछा गया? सेंटर एंड स्टेट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, कि भाई मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करना है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहना है इसे इट इज अ लेजिस्लेटिव मैटर, राइट। एंड लेजिस्लेटिव मैटर में बट ऑब्वियस है आंसर विल ऑलवेज बी पार्लियामेंट, राइट। एंड पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम नंबर ऑफ जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्रीज किए। देखने जाओ करंटली देयर आर 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो पार्लियामेंट को जब टाइम टू टाइम मतलब नीड लगेगी तो नंबर ऑफ जजेस वो इंक्रीज या कर सकता है। क्लियर। तो ये है वो सिंपल क्वेश्चन है ये। क्लियर। सो ये था हमारा आपका राइट 2014 का पूरा इन डिटेल एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस या थीम्स जो है वो 2013 की यहाँ पे रिपीट हुई है। क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।